हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमित्र। हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूक्लियस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन या अंतः संरचना कैसी होती है उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। Nuclear organization refers to the spatial distribution of chromatin within a cell। यहाँ पर क्रोमेटिन को ही क्यों हाईलाइट किया गया है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द डीएनए एंड आरएनए जो होता है सेल्स का वो आपका न्यूक्लियर में ही पाया जाता है। न्यूक्लियर को हम लोगों ने जैसे कहा था कि जो जेनेटिक मटेरियल का इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है डीएनए एंड आरएनए वो आपके न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में, है ना। तो इसके अलावा हम 100% क्यों नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर एक एक्सेप्शन था। हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में, मैंने कि अगर एनिमल सेल्स है तो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डीएनए पाई जाती है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहते हैं। अगर वो जो है प्लांट सेल है तो उसके प्लास्टिड में कुछ डीएनए पाई जाती है जिसको प्लास्टिड डीएनए कहते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। मैक्सिमम नंबर जो जेनेटिक मटेरियल या मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डीएनए और आरएनए होता है वो सेल्स के न्यूक्लियस में पाई जाती है ना। तो क्रोमेटिन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है विद इन द न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्रोमेटिन इज ए हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। यहाँ पर क्या बोला, डीएनए की जो हायर स्ट्रक्चर होती है, बिकॉज क्या होता है डीएनए होता है, डीएनए आपका एक प्रोटीन होता है जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। वो आपको हिस्टोन एंड डीएनए आपस में असेंबली करती हैं, वो कहलाती हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन ही मिलके वो संरचना करती है क्रोमोसोम्स की। तो हम आगे तो क्रोमेटिन के बारे में थोड़ा समझ लें। क्रोमेटिन होता क्या है? क्रोमेटिन a mixture of DNA and proteins that form the chromosomes found in the cell। जो हम लोग डिस्कस किया कि पहले डीएनए के साथ प्रोटीन जो कि होता है हिस्टोन प्रोटीन होता है, वो दोनों आपस में मिलती हैं तो वो बना लेती हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन ही जो है बाद में असेंबली करके वो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कहती हैं। तो डीएनए प्लस प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके बनाती है क्रोमेटिन, है ना। तो ये 4 हिस्टोन होती हैं या 4 हिस्टोन कोर होती हैं। 4 प्रकार के हिस्टोन पाई जाती हैं। हिस्टोन H2A, हिस्टोन H2B, हिस्टोन H3 एंड हिस्टोन H4। तो इसमें कैसा होता है, 2 सेट्स ऑफ ऑक्टोमर लूपिंग अराउंड डीएनए, मतलब दो हिस्टोन H2A ये 2 होगा, H2B 2 होगा, H3 3 होगा, H4 4 होगा। तो ये चारों हिस्टोन दो दो प्रकार या दो दो नंबर्स में आके वो ऑक्टोमर की एक शेप बनाती है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। सपोज करिए ये आपका ये डीएनए हो गया, है ना। ये आपका डीएनए हो गया। डीएनए में कैसे होगा, ये हिस्टोन H2 आप इधर समझिएगा, ये हिस्टोन H2A हो गया, ये हिस्टोन H2B हो गया, ये हिस्टोन H3 हो गया, हिस्टोन H4 हो गया, और इसी के बीच से ये आपका डीएनए निकल जा रहा है। तो मतलब इसमें 4 हिस्टोन हो गया जो कि इन मल्टीपल ऑफ 2 इस डीएनए के चारों तरफ रैप रहती हैं या रैप हुई रहती है। इसी को हम क्रोमेटिन कहते हैं। अंडरस्टैंड? मीन्स डीएनए प्लस प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। हिस्टोन H2A, हिस्टोन H2B, हिस्टोन H3, हिस्टोन H4। ये चारों 2 नंबर्स में होती हैं। ये ऑक्टोमर का एक शेप बनाती हैं जो कि आपके डीएनए के चारों तरफ रैप रहती हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। मीन्स a DNA plus histone protein is called chromatin। ठीक है। At the smallest scale DNA is packed into the units called nucleosome। means अगर एक आपका इस तरह से हम आए, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसा, अभी पहले हमने बोला ये जो लाल रंग का आप ये डबल स्टैंडर्ड देख रहे हैं ये है आपका डीएनए। डीएनए के ये जो चारों डीएनए के ये रैप किया हुआ ये हिस्टोन है। ये हिस्टोन, यही जो 4 हिस्टोन था वो 2-2 के नंबर में, ये जब इसके चारों तरफ घिर जाएंगे तो ये बना लेता है न्यूक्लियोसोम। ये अगर इंडिविजुअल नंबर की बात करें या ये जो एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है, इस यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मीन्स व्हाट? डीएनए प्लस 4 हिस्टोन H2A, H2B, H3, H4 इन
2 टाइम्स, मतलब 2:2A, 2:B, 2:3, 2H4 हिस्टोन ये ऑक्टोमर का शेप बना लेती हैं और ये न्यूक्लियोसोम कहलाती हैं, ठीक है ना। जब यही न्यूक्लियोसोम ये लिंकेज एक नंबर में बनता चला जाता है, जैसे ये देखिए डीएनए है, इस डीएनए के बाद फिर ये हिस्टोन प्रोटीन है, इस तरह से ये एक लाइनअप में बनता जाता है जो कि एक क्रोमोसोम का शेप बना लेती है। ये आप जो क्रोमोसोम देख रहे हैं, ये क्रोमोसोम इज द मल्टीपल नंबर असेंबली ऑफ दिस न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज द यूनिट, सिंगल यूनिट, बट ये न्यूक्लियोसोम जब मल्टीपल नंबर में गैदरिंग हो जाती है, मल्टीपल नंबर में उसकी काउंटिंग बढ़ जाती है, तो वो आपका क्रोमोसोम्स का शेप बना लेती है ना। तो यही बात कह रही है कि एट द स्मॉलेस्ट स्केल डीएनए इज पैक्ड इनटू द यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, बट दिस न्यूक्लियोसोम्स विल इंक्रीज इन द नंबर्स, इन द मल्टीपल नंबर्स, देन इट convert into the chromosomes, right? At slightly larger scale, DNA looping can physically bring together DNA elements that won't otherwise be separated by large distance, है ना। कि अगर एट स्लाइटली लार्ज स्केल डीएनए लूपिंग कैन फिजिकली ब्रिंग, मतलब आपका एक लंबा डीएनए है, अमूमन जो होता है 2 मीटर का लंबा डीएनए है, सपोज करिए 2 मीटर का लंबा डीएनए जो कि ह्यूमन सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, वो तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, लेकिन वो लूप बनाती हैं एक दूसरे के साथ असेंबली करके, लूप बना के वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट, बहुत ही छोटे एरिया में पैक हो जाती हैं। मतलब दूर का डीएनए भी करीब जब वो पैक होती है ना, तो दूर का जो डीएनए, सपोज करिए एक डीएनए यहाँ पर है, मतलब नंबर 1 की पोजीशन पे है और दूसरा डीएनए 10 की पोजीशन पे, जब लूप की फॉर्मेशन करती है तो 1 नंबर का डीएनए 10 नंबर डीएनए एकदम करीब आ जाती हैं, कॉम्पैक्ट शेप बना लेती हैं, है ना। इन कंट्रास्ट ऑन ए लार्ज स्केल द अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स कैन डिटरमाइन देयर प्रॉपर्टीज। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज डिफरेंट फ्रॉम इन मतलब इन ऑल द एनिमल्स, मतलब जो भी आपका एनिमल्स है या सेल्स जो भी है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स, सॉरी उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो उस पर्टिकुलर एनिमल की या पर्टिकुलर सेल्स की एक कैरेक्टर बताती है, उसकी प्रॉपर्टी बताती है कि हाँ ये किस सेल्स का या किस एनिमल्स का या किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये क्रोमोसोम्स है। यू कैन डिटरमाइन बाय द अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, राइट। Chromosomes are organized into 2 compartments labeled A and B. Labeled A called active, B called inactive, each with distinct property. अभी जब हम लोग क्रोमोसोम टेरिटरी की बात करेंगे, जब क्रोमोसोम की स्टडी करेंगे, तो उसमें क्रोमोसोम टेरिटरी में क्या होता है कि क्रोमोसोम आपकी उसमें भी क्या होता है कि आपको दिखेगा कि एक्टिव कंपार्टमेंट एंड इनएक्टिव कंपार्टमेंट। एक्टिव कंपार्टमेंट मीन्स जो एक्टिव कंपार्टमेंट में जीन्स होती हैं वो मच मोर एक्सप्रेसेबल देन द इनएक्टिव कंपार्टमेंट बी। और एक कैरेक्टर ये भी है कि जो एक्टिव कंपार्टमेंट होता है ये आपको न्यूक्लियोल्स के करीब पाया जाता है, जबकि जो इनएक्टिव कंपार्टमेंट होता है या बी कंपार्टमेंट होता है वो लैमिना, न्यूक्लियर लैमिना के करीब होता है। वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। मोर ओवर entire chromosomes segregate into distinct region called chromosome territories। मतलब आपका जैसे कि आपका जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी पैक होते हैं अलग अलग। अभी जो हम कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, अभी हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो क्रोमोसोम टेरिटरीज के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं अभी आगे के जाके। उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमेटिन के अलग अलग पैचेस दिखेंगे, हर पैचेस का अपना अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना। जैसे भी कंपार्टमेंट ए की बात किया, कंपार्टमेंट बी की बात किया, है ना, उस आपका उसमें से आपको वो उस पर डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस, ईच ह्यूमन सेल्स कंटेन्स अराउंड 2 meters of DNA which must be tightly folded to fit inside the cell nucleus। अभी हम जो कह रहे थे ह्यूमन जो DNA होती है उसकी जो लंबाई होती है 2 मीटर होती है, और 2 मीटर को इतनी कॉम्पैक्ट फोल्डिंग में उसको टाइटली फोल्ड होना पड़ता है कि वो सेल की न्यूक्लियस, सोचिए सेल्स आप कितना छोटा होता है और न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, तो उस सेल न्यूक्लियस के अंदर वो जा सके, उसमें पैक हो सके, इतना उसको फोल्डिंग करना पड़ता है, इतना टाइटली उसको पैक करना पड़ता है। इन ऑर्डर फॉर दिस सेल टू फंक्शन, प्रोटीन मस्ट बी एबल टू एसेस द सीक्वेंस इंफॉर्मेशन कंटेंट विद इन द डीएनए इन स्पाइट ऑफ इट्स टाइटली पैक्ड नेचर। जैसे आप सबको पता है कि डीएनए आपका क्या होता है, डीएनए के अंदर आपको सीक्वेंसेस पाई जाती हैं,
है ना। उसके अंदर आपको सुगर फास्फेट बोन में आपको नाइट्रोजनस बेस होती हैं जो कि गुआनासिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, इन सब बेस पेयर होती हैं। इन सारे के अंदर जो सीक्वेंस होती है, कोडान्स होती हैं, 3 कोडान्स मिलके बनते हैं। तो उन सब का एक प्रॉपर्टीज होता है, उसमें एक प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन को बनाने की एक इंफॉर्मेशन छिपी होती है ना। तो उसको सेल्स को क्या करना होता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन उस डीएनए में छिपी हुई है ना, उसको रीड कर सके, उस टाइटली फोल्ड जो आपकी स्ट्रक्चर है, जो असेंबली है, उसमें से उसको एबल हो जाती है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस जो कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग वो कर सके। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन कैन प्ले ए रोल इन स्टेबलाइजिंग सेल आइडेंटिटी। सेल विद इन एन ऑर्गेनिज्म हैव नियर आइडेंटिकल न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बट ऑफन एक्सहिबिट डिफरेंट फिनोटाइप। अभी वही जो बात हम लोग कर रहे थे कि हर एक सेल्स का, हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का अपना खुद का एक क्रोमोसोमल सीक्वेंस होता है, खुद की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियस में सेम तरह के प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। भले उसका जो फिनोटाइप है या फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो, बट उसका अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सारे ऑर्गेनिज्म में सेम सेम उसके वो सिमिलर पाए जाते हैं। ठीक है। आर्किटेक्चरल प्रोटीन जैसे नाम से ही सजेस्ट होता है, आर्किटेक्चर मतलब किसी चीज को बनाना, तो बनाने वाले प्रोटीन, न्यूक्लियस को जो प्रोटीन बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना। आर्किटेक्चरल प्रोटीन्स रेगुलेट क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बाय स्टेबलाइजिंग फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन डीएनए एलिमेंट। दिस proteins tend to be highly conserved across a majority of eukaryotic species। तो आर्किटेक्चर प्रोटीन में तो सिंपल सा एक आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हम लोगों ने हिस्टोन की बात की है ना। तो आपको जैसे पहले ही बताया कि क्रोमेटिन बनता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। दैट मीन्स अगर हिस्टोन की बात कर रहे हैं तो आर्किटेक्चरल प्रोटीन हमारा क्या हुआ, हिस्टोन हुआ। जबकि हिस्टोन जाके 4 में बट गया, हिस्टोन वो 4 होते हैं, हिस्टोन H2A, हिस्टोन H2B, हिस्टोन H3 एंड हिस्टोन H4, राइट। तो इन मैमल्स की आर्किटेक्चरल प्रोटीन्स इंक्लूड, हिस्टोन की बात हो रही है ना। DNA is wrapped around histone to form nucleosome which are basic units of chromatin structure, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। Each nucleosome consists of 8 histone protein subunits around which roughly 147 DNA base pairs are wrapped in 1.67 left-handed turn। Means 8 histone protein की जो होती है वो रफली 147 डीएनए बेस पेयर्स को रैप करती है, घेरती है, राइट। न्यूक्लियोसोम पैक अप्रोक्सीमेटली 2 meters ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू ए 10 UM डायमीटर न्यूक्लियस। यूक्रोमेटिन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, या जो लास्ट वीडियो था हम लोगों ने डिस्कस किया था यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है। Euchromatin is a form of chromatin with low nucleosome concentration. Here the DNA is exposed, promoting interaction with gene expression and replication and organizational machinery। यूक्रोमेटिन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो क्रोमोसोम्स के दैट्स एरियाज जहाँ पर जीन एक्सप्रेसिबल जीन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो एरिया या दैट्स एरिया इन द क्रोमोसोम्स विच हैव मोर एक्सप्रेसिबल जीन्स प्रेजेंट, दैट्स एरिया इज कॉल्ड क्रोमैटिन। एंड हेट्रोक्रोमेटिन हैज हाई न्यूक्लियोसोम, इसमें न्यूक्लियोसोम्स का नंबर ज़्यादा होता है बट कंसंट्रेशन ऑफ एक्सप्रेसिबल जीन इज लेस देन द यूक्रोमेटिन। मीन्स हेट्रोक्रोमेटिन में लेस एक्सप्रेसिबल जीन के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है जो कि एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं सेल्स में। एक्सप्रेस नहीं कर सकते मतलब उसमें प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन होता है या प्रोटीन सिंथेसिस का जो ट्रांसलेशन होता है वो कम पाया जाता है, राइट। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंजाइम्स, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग एंजाइम्स जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूक्रोमेटिन जो कि एक्सप्रेसिबल जीन होता है, हेट्रोक्रोमेटिन जो कि लेस एक्सप्रेसिबल जीन पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ रीमॉडलिंग होती हैं, कुछ एंजाइम्स होती हैं जो कि रीमॉडलिंग करती हैं किसको, हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में चेंज कर देती है। जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिटिलाइजेशन एंड मिथाइलेशन ये 2 प्रोसेस है जिससे हेट्रोक्रोमेटिन, कौन से हेट्रोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन को चेंज किया जा सकता है, वो चेंज हो जाता है।
right? These enzymes are responsible for promoting euchromatin or heterochromatin formation by a number of processes, particularly modifying histone tails or physically moving the nucleosome. जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था कि फैकल्टेटिव क्रोमेटिन है, राइट, दिस इज द फैकल्टेटिव क्रोमेटिन। अभी ये एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन के प्रोसेस से ये यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। फैकल्टेटिव क्रोमेटिन में क्या था कि लेस एक्सप्रेसिबल जीन था, ठीक है, इसको इस मेथड से इसको मोर एक्सप्रेसिबल जीन में या एरिया में ये कन्वर्ट हो जाता है। ये हेट्रोक्रोमेटिन, यहाँ पर हिस्टोन मॉडिफिकेशन हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन एंड इट्स कन्वर्ट इनटू यूक्रोमेटिन, राइट। इसके अंदर जो एंजाइम मॉडिफिकेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है या एंजाइम फॉर हिस्टोन मॉडिफिकेशन, वो होते हैं हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफेरेज, डीएसिटिलेज, मिथाइल ट्रांसफेरेज एंड काइनेज। ये 4 प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम आपके हेट्रोक्रोमेटिन को यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफेरेज, डीएसिटिलेज, मिथाइल ट्रांसफेरेज एंड काइनेज। ये 4 एंजाइम्स हिस्टोन मॉडिफिकेशन में यूजफुल होते हैं, राइट। CTC बाइंडिंग फैक्टर CTCF और 11 जिंक फिंगर प्रोटीन। जिंक फिंगर प्रोटीन ये क्या है? जिंक फिंगर प्रोटीन इज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर इन लिंकिंग जीनोम ऑर्गेनाइजेशन विद जीन एक्सप्रेशन। आगे तो समझिए जिंक फिंगर क्या है, ठीक है ना। Protein structural motif that are characterized by the coordination of one or more zinc ion in order to stabilize the fold, है ना। ये इनमें क्या होता है कि ये जिंक फिंगर, इसमें आयन होते हैं जिंक के, जो कि जो फोल्डिंग होती है डीएनए को, उसको स्टेबलाइज करती है, ठीक है ना। इसलिए इसको जिंक फिंगर कहते हैं, बिकॉज इसमें जिंक पाया जाता है, ठीक है ना। कोहेजन। The cohesion complex was initially discovered as a key player in mitosis, binding sister chromatid together in ensure proper segregation. कोहेजन अभी हम लोगों ने जब देखते हैं मिटोसिस में, जब वो होता है, मिटोसिस का प्रोसेस होता है, ये इस तरह से जब आप देखते हैं कि ये जब सेल डिवीजन होता है ना, तो ये इस तरह से, ये बीच में मीडिएटर, ये इस तरह से, इस तरह से, ये इस तरह से, जो ये प्रोसेस होता है, जो अटैचमेंट का, ये जो अपने आप को ये 2 डीएनए है, सॉरी, ये आपका जो क्रोमोसोम है, जो सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे से पकड़े रहती है, वो कोहेजन होता है, जो कि सिस्टर क्रोमेटिड को टाइटली जकड़े रहती है ना। द कोहेजन कॉम्प्लेक्स वाज इनिशियली डिस्कवर्ड एज ए की प्लेयर इन मिटोसिस। मिटोसिस के प्रोसेस में कोहेजन एक की प्लेयर का काम करता है, बाइंडिंग सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर, जो कि सिस्टर क्रोमेटिड को टाइटली बांधे रहता है साथ में, टू इंश्योर प्रॉपर सेग्रीगेशन, कि जो प्रॉपर सेग्रीगेशन हो सके, राइट। इट हैज़ बीन फाउंड to help facilitate DNA repair and recombination, meiotic chromosome pairing and orientation, chromosome condensation, DNA replication, gene expression and इस सारी चीज़ों में ये कोहेजन काम करता है, राइट। लेवल्स ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल क्या क्या लेवल्स हैं, राइट, या किस तरह से होते हैं। लीनियर डीएनए एंड क्रोमोसोम्स बेसिक्स। डीएनए इस आगे तो हम डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डीएनए होता कैसे, राइट। दिस इज द डीएनए स्ट्रक्चर। आप सबको पता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका इस तरह के स्ट्रक्चर दिखता है, राइट। ये जो आपका ये बैकबोन दिख रहा है, दैट बैकबोन इज मेड ऑफ शुगर फास्फेट, जिसको शुगर फास्फेट बैकबोन कहते हैं, ठीक है। ये आपको ये 4 नाइट्रोजनस बेस दिख रही है, गुआनासिन, साइटोसिन, guanine, cytosine, thymine and adenine. These are nitrogenous base. Nitrogenous base and sugar phosphate backbone both are made the DNA structure. ये आपका बेस पेयर दिख रहा है, गुआनिन आपको साइटोसिन के साथ, थाइमिन आपके एडेनिन के साथ, ये कॉम्बिनेशन बनाती हैं और इस तरह से ये स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, किसको? डीएनए के स्ट्रक्चर को, है ना। अभी इसको हम लोग बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डीएनए is composed of 2 anti-parallel
strands of nucleic acids with two bound and opposing nucleic acids referred to as DNA base pair, है ना। जो अभी हम लोग ग्वानिन साइटोसिन की जो बात कर रहे हैं तो वो एक बेस पेयर है। ऐसे ही थाइमिन एंड एडेनिन ये एक बेस पेयर है ना। जैसे ये बेस पेयर की बात, ये यहाँ वाली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका बेस पेयर है। ये पेयरिंग जो हो रही है बेस पेयर है, राइट, जो कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, है ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये जुड़े होते हैं, राइट। अभी इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। इन ऑर्डर टू पैक ऑफ डीएनए इनसाइड द टिनी सेल न्यूक्लियस ईच स्ट्रैंड इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन्स। मतलब हिस्टोन, ये जो डीएनए है ये आपके अराउंड हिस्टोन के चारों तरफ रैप रहती हैं, फॉर्मिंग न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, जो कि न्यूक्लियोसोम की संरचना बनाती हैं। दीज न्यूक्लियोसोम पैक टुगेदर टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। वही न्यूक्लियोसोम जो यूनिट स्ट्रक्चर था, न्यूक्लियोसोम यूनिट क्या आपका डीएनए प्लस हिस्टोन, राइट, ये आपका ये यूनिट स्ट्रक्चर हुआ। यही यूनिट न्यूक्लियोसोम मल्टीपल नंबर्स में ये आपको गैदर होकर ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं, राइट। Humans have 46 while giraffes have 80 chromosomes. Some of the common elements found on chromosomes are protein coding genes, exons and intron. Non-coding DNA, enhancers, promoters, operators, origin of replication and telomerase. इसमें एक वर्ड आया है एक्सॉन एंड इंट्रॉन। ये एक्सॉन एंड इंट्रॉन होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लीजिए। Exons and introns. Exons are the nucleotide sequence in mRNA which codes for proteins. मतलब exons वो कोड होते हैं जो कि प्रोटीन्स की सिंथेसिस का कोड रखते हैं। मीन्स वो कोड which are able to synthesize a particular protein या which has the capability to produce या to synthesize a particular protein is exons, ठीक। इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ एचआरएनए विच आर रिमूव्ड बिफोर ट्रांसलेटिंग बाय आरएनए। मींस इंट्रॉन्स हैज डिडंट एनी कैपेबिलिटी या एक्सॉन्स डोंट हैव एनी कोड टू सिंथेसाइज या प्रोड्यूस एनी प्रोटीन, राइट। एक्सॉन्स फाउंड इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। एक्सॉन्स जो होता है यूकैरियोट प्रोकैरियोट दोनों में पाई जाती हैं। फाउंड इन यूकैरियोट्स ओनली। इंट्रॉन्स जो कि नॉन कोडिंग जीन्स होती हैं वो सिर्फ यूकैरियोट में पाई जाती हैं। कोडिंग एरियाज ऑफ डीएनए, इसमें जो एक्सॉन्स में जो कोडिंग एरियाज होती है वो डीएनए होता है, और नॉन कोडिंग एरियाज जो इंट्रॉन्स होती है वो भी डीएनए होता है। और सिंपल सा आपको एक चीज दिमाग में रखना है, जो कोडिंग जीन्स होती हैं या जिन जीन्स के अंदर कोई भी प्रोटीन को सिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होता है या कोई कोड होता है या कोई मैसेंजर होता है, दैट्स कोड्स आर कॉल्ड एक्सॉन्स। दैट जीन्स विच डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी टू मेक या प्रोड्यूस प्रोटीन्स, दैट्स आर कॉल्ड इंट्रॉन्स, राइट। डीएनए लूपिंग। डीएनए लूपिंग क्या है? डीएनए लूपिंग इज द फर्स्ट लेवल of nuclear organization that involves chromosomal folding. डीएनए लूपिंग क्या है? वो क्रोमोसोमल फोल्डिंग। अब क्रोमोसोम भी तो बड़ा होता है, उसकी फोल्डिंग को ही डीएनए लूपिंग कह रहा है, राइट। इन्वॉल्व्स क्रोमोसोमल फोल्डिंग। इन डीएनए लूपिंग इवेंट क्रोमैटिन फॉर्म्स फिजिकली लूप्स ब्रिंगिंग डीएनए रीजन इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट। Thus, even regions that are far apart along the linear chromosomes can be brought together in three-dimensional space. मतलब वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो एग्जांपल दे रहे थे, जैसे कि ह्यूमन में 2 मीटर का डीएनए होता है, बट उसको इतना टिनी फोल्ड टाइपली पैक्ड होता है कि वो न्यूक्लियोसोम्स के अंदर अरेंज हो जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं, ये आपका डीएनए लूपिंग का स्ट्रक्चर है, राइट। इसमें आप देख रहे हैं ये एक आपका लंबा सा डीएनए है जो कि बेंड हुआ, ये ट्विस्ट किया, ये कर्वेचर बना लिया, बेंडिंग के बाद कर्वेचर बना लिया, ये कर्वेचर और ट्विस्ट हुआ, ये आपका इस तरह बना, फिर बाइंडिंग करके ये आपका लूप बना लिया। सपोज करिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपका कोई लीनियर डीएनए है, ये आपको लूप बनाना है। ये पहले फोल्ड हुआ या बेंड हुआ, ये मुड़ा, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट हुआ, फिर ये थोड़ा और कॉम्पैक्ट हुआ, ये थोड़ा सा और कम जगह लेगा, इसके बाद ये जाके और कम जगह लेगा। मतलब एक बड़ी सी संरचना लूप के फॉर्मेशन करके ये टिनी शेप में कन्वर्ट हो जाता है,
जो कि आपको न्यूक्लियस के अंदर अरेंजमेंट के लिए या उसके अंदर उसकी पॉसिबिलिटी हो टू रिटेन इन द न्यूक्लियस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डीएनए लूपिंग, राइट। The process is facilitated by a number of factors such as architectural proteins, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, को एक्टिवेटर्स एंड NCRNAs। मतलब ये जो लूपिंग होता है वो कई प्रकार के कई फैक्टर हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट। डीएनए लूपिंग कैन बी यूज टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। लूपिंग इवेंट्स कैन रिप्रेसर और एक्टिवेट जीन्स, है ना। इसमें एक थोड़ा सा टर्म से ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोलूँ, डीएनए लूपिंग कैन बी यूज टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। लूपिंग इवेंट्स कैन रिप्रेसर और एक्टिवेट जीन्स। इसमें जो डीएनए लूपिंग है, ये जो प्रोसेस है, ये जीन की एक्सप्रेशन इवेंट को, मतलब कि जीन की जो एक्सप्रेशन है या तो उसको बढ़ा सकती है, एक्टिवेट कर सकती है, या उसको घटा सकती है। मतलब हर जीन में एक कोड होता है किसी भी चीज़ को उनकी एक प्रोटीन सिंथेसिस का, मतलब एक हर जीन में कुछ ना कुछ एक इवेंट की ट्रांसलेशन होती है। ये जीन लूपिंग क्या करती है, या उस जीन एक्सप्रेशन की जो कैपेबिलिटी है उसको एक्टिवेट कर सकती हैं, या उसके जो कैपेबिलिटी है उसको रिप्रेस कर सकती हैं, क्या, जीन और डीएनए लूपिंग, राइट। Approx 50% of the human genes are believed to be involved in long-range chromatin interaction through the process of DNA looping, right? इसके बाद क्या है, क्रोमोजोमल डोमेन्स। क्रोमोजोमल डोमेन्स, सेल्फ इंटरेक्टिंग डोमेन। सेल्फ इंटरेक्टिंग डोमेन मतलब आपस में ही वो इंटरेक्शन करते हैं, राइट। इन बैक्टीरिया दे आर रेफर्ड टू एज क्रोमोसोमल इंटरेक्टिंग डोमेन्स, वेयर एज इन मैमेलियन सेल्स दे आर कॉल्ड टोपोलॉजिकली एसोसिएटेड डोमेन। मतलब चीज एक ही है, बैक्टीरिया में उसको अलग टर्म से बुलाते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल इंटरेक्टिंग डोमेन्स। क्रोमोसोमल इंटरेक्टिंग डोमेन्स, ये आप जब बैक्टीरिया में ये होता है प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल इंटरेक्टिंग डोमेन्स। बट वो मैमेलियन सेल्स में होता है तो वो कहलाते हैं टोपोलॉजिकली एसोसिएटिंग डोमेन, राइट। सेल्फ इंटरेक्टिंग डोमेन is a set of common features. The first is that self-interacting domain have a higher rates of chromosomal contacts within the domain. They are formed through the help of architectural proteins and contain within them many chromatin loops. सेल्फ क्रोमेटिन डोमेन में मतलब वो आपस में जो एक एरिया होता है वो आपस में ही इंटरेक्ट करती हैं, वो दूसरे उसमें नहीं, टेरिटरी में नहीं जाती है, ठीक है ना। लेमिना एसोसिएटिंग डोमेन एंड न्यूक्लियर एसोसिएटिंग डोमेन। लेमिना एसोसिएटिंग डोमेन LADS एंड न्यूक्लियर एसोसिएटिंग डोमेन NADS are region of the chromosomes that interact with the nuclear lamina and nucleus respectively. अभी जो हम लोग बात कर रहे थे ना वो भी उसमें तो हम लोगों ने बात किया था कंपार्टमेंट A एंड कंपार्टमेंट B। तो कंपार्टमेंट न्यूक्लियस के अंदर भी कैसे क्या होता है कि जो एक्टिव जीन्स होती हैं या एक्टिव जीन वाले जो एरिया होती है ना वो आपके कंपार्टमेंट ए में होते हैं, इसलिए उसको एक्टिव कंपार्टमेंट बोलते हैं। और जो कि न्यूक्लियोल्स के पास जो एरिया होती है वो एक्टिव जीन का एरिया होती है या कंपार्टमेंट ए कहलाता है, विच आर इन एक्टिव नेचर, राइट। और जो आपकी न्यूक्लियर लैमिना के पास जो एरिया होती है वो कंपार्टमेंट बी कहते हैं, जो कि इनएक्टिव एरिया या लेस एक्टिव एरियाज होती हैं ऑफ क्रोमोसोम्स, लेस एक्टिव एरियाज ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। LADS, lamina associating domain, consists mostly of gene poor regions and span between 40 kb to 30 MB in size। मीन्स वही जो बात हम कर रहे थे, जो लैमिना एसोसिएटिंग डोमेन्स होती हैं या जो एरियाज होती हैं वहाँ पर जीन पुअर रीजन, मतलब वहाँ के जो जीन्स पाई जाती हैं वो पुअर होती हैं, लेस कन्वर्टेबल होती हैं या लेस एक्सप्रेसिबल होती हैं, वो कहाँ पर, लैमिना के पास पाई जाती हैं, ठीक है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ LADS, यह दो प्रकार की लेमिना एसोसिएटेड डोमेन होती हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूटिव LADS हेट्रोक्रोमेटिन। आपको पहले हमने बताया था हेट्रोक्रोमेटिन दो प्रकार की होती हैं, एक फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन।
फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन की क्या है कि फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन कैन बी कन्वर्ट इनटू यूक्रोमेटिन बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स, बट कॉन्स्टिट्यूटिव एलएडीएस या कॉन्स्टिट्यूटिव heterochromatin cannot be converted into euchromatin, and it is important for the shape या structure या point structure of the chromosomes, वो उसकी फॉर्म करती हैं, या कंस्ट्रक्टिव हेटेरोक्रोमेटिन भी आप बोल सकते हैं इसको, राइट। Facultative LADs contain genes that are either activated or repressed between the individual cells, including cell type specificity। मैंने फैकल्टेटिव मतलब मौका परस्त जिसको बोलते हैं, मौका परस्त टाइप का डीएनए है जो कि आपके एक्टिवेट हो, कंटेन जीन कैन बी एक्टिवेटेड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमेटिन, मतलब अगर एक्टिवेट हो गया जीन तो वो यूक्रोमेटिन बन जाएगा, अदरवाइज वो रिप्रेस ही रहेंगे और वो कोई भी फॉर्मेशन नहीं करेंगे, राइट। ए एंड बी कंपार्टमेंट, अभी वही हम लोग बात कर रहे थे, ए एंड बी कंपार्टमेंट। जीनोम कुड बी स्प्लिट इनटू टू स्पेशल कंपार्टमेंट, ए कंपार्टमेंट एंड बी कंपार्टमेंट। जीन रिच एरिया विच आर फाउंड नियर द न्यूक्लियोल्स आर द कॉल्ड ए कंपार्टमेंट। मीन्स ए कंपार्टमेंट जीन रिच have high guanine cytosine content, contain histone marker for active transcription। मतलब एक compartment these are found near or the nucleoles and have the gene rich का मतलब मोर एक्सप्रेसिबल जीन, मतलब उसके जो एक्सप्रेशन होता है वो हाई होता है, जीन की नंबर ज़्यादा होती है एक कंपार्टमेंट में, जीन रिच होती हैं। बी कंपार्टमेंट टेंड टू बी जीन पुअर, इसमें जीन कम पाई जाती हैं, या इस जो क्रोमोजोम पाया जाता है उसमें जीन कम होती हैं, कम एक्सप्रेसिबल होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, कंटेन हिस्टोन मार्कर फॉर जीन साइलेंसिंग एंड रिलाई ऑन द न्यूक्लियर पेरिफेरी। लास्ट में जो हमारा आ रहा है दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल टेरिटरी। दिस इज द क्रोमोसोमल टेरिटरी, राइट। अभी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, ये क्रोमोसोमल टेरिटरी या क्रोमोसोम टेरिटरी है क्या, ठीक। ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस का आपका ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है ना, आउटर लेयर इनर लेयर, ये आउटर लेयर इनर लेयर, और ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये है आपका न्यूक्लियोल्स, राइट। अभी हमने जैसे बोला था कि कंपार्टमेंट ए जो कि जीन रिच एरिया होता है दैट इज फाउंड नियर द न्यूक्लियोल्स, मतलब ये जो कंपार्टमेंट हो गया या ये जो टेरिटरी हो गई दैट इज कॉल्ड ए कंपार्टमेंट या जीन रिच कंपार्टमेंट। मतलब जो जीन रिच एरिया होगी या जीन रिच क्रोमोसोम्स होगी वो आपके न्यूक्लियस के करीब पाई जाती है, राइट। ये जो आपका ये लैमिना है, लैमिना के बगल में जो क्रोमोसोम पाई जाती है इसको बोलते हैं लैमिना एसोसिएटेड डीएनए, बिकॉज इसकी जो प्रेजेंस होती है, जैसे ये दिख रहा है, ये इसकी जो प्रेजेंस होती है न्यूक्लियर लैमिना के करीब होती है, इसलिए ये अलग टेरिटरी हो गई, ये अलग पोर्शन हो गया, इसको बोल रहे हैं बी कंपार्टमेंट, पुअर जीन नियर द लैमिना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो एरिया में जो क्रोमोसोम्स या जो जीन्स असेंबल हैं वो पुअर जीन्स असेंबल हैं या पुअर जीन हैविंग क्रोमोसोम्स असेंबल हैं, तो ये आपका बी कंपार्टमेंट या बी टेरिटरी हो गई, ये ए टेरिटरी हो गई जो जीन रिच एरिया है, या जो वो क्रोमोसोम्स जिसमें जीन रिच हैं वो एरिया यहाँ पाई जा रही है, एक कंपार्टमेंट या दो कंपार्टमेंट। ऐसे ही ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया को अगर हम इसको कट करें तो आपको दिख रहा है सेल्फ इंटरेक्टिंग डोमेन, जो हम बात कर रहे थे कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं टू एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। ये आपको आर्किटेक्चरल प्रोटीन है, आर्किटेक्चरल प्रोटीन में आपको क्या बताया गया था, हिस्टोन, राइट। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर एनवेलप है, इस तरह से ये क्रोमोसोमल टेरिटरी है, मतलब ये इस न्यूक्लियस के अंदर ही अलग अलग पैच, ये सपोज करिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोल्स, न्यूक्लियस के अंदर ही आपके अलग अलग पैचेज, मान लीजिए ये जो एक टेरिटरी हो गया, ये आपका हाई रिच एरिया, हाई जीन रिच एरिया हो गया, ये लोअर जीन रिच एरिया हो गया, ये सेल्फ इंटरेक्टिंग डोमेन हो गया, है ना। तो इस तरह की जो डोमेन बन गई या जो टेरिटरी बन गई, इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम टेरिटरी, right? The region occupied by a chromosome is called a chromosome territory। मतलब क्रोमोसोम के द्वारा जो जगह न्यूक्लियस के अंदर ऑक्यूपाइड की जाती है, मतलब ऐसा नहीं, हर क्रोमोसोम में कई कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे डिस्कस किया,
रिच जीन हैविंग क्रोमोसोम्स, पुअर जीन हैविंग क्रोमोसोम्स, मतलब तो उस क्रोमोसोम्स के हिसाब से कि द रीजन ऑक्यूपाइड ए पर्टिकुलर क्रोमोसोम या पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्रोमोसोम इज कॉल्ड ए क्रोमोसोम टेरिटरी. Chromosome territories have several common properties, although chromosomal location are not the same across cells within a population. There is some preference among individual chromosomes. For example, large gene-poor chromosomes are commonly located on the periphery near the nuclear lamina, while smaller gene-rich chromosomes group closer to the center of the न्यूक्लियस. यही स्ट्रक्चर है जिसकी हम पार्ट कंपार्टमेंट ए कंपार्टमेंट बी की बात कर रहे थे, मतलब वही कह रहे हैं ना. कंपार्टमेंट ए विच द क्रोमोसोम्स विच हैविंग द रिच जीन are located near the nucleus, and which that chromosomes which are having poor genes, they are located near the lamina of the nuclear lamina, right? Individual chromosomes preference is variable among different cell टाइप, मतलब इंडिविजुअल क्रोमोसोम की जो प्रेफरेंस होती है वो हर सेल टाइप में वो डिफरेंट होती है. एज एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल chromosomes has shown to localize to the periphery more often in liver cells than in kidney. मतलब लीवर सेल्स की जो एक्स क्रोमोसोम होती है वो लोकलाइज पेरिफेरी, मतलब वो लैमिना के करीब में ही वो अपने आप को स्टेबलाइज करती है. Another conserved property of chromosomes territories is the homologous chromosomes tend to be far apart from one another during cell interphase. Position of individual chromosomes during each cell cycle stays relatively the same until the start of meiosis, राइट. तो क्रोमोसोमल टेरिटरीज हम लोगों ने पढ़ लिया, मतलब कि वो एरिया, मतलब वो पैचेस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्रोमोसोम्स के पैचेस जो अलग अलग एरिया न्यूक्लियस में अलग अलग एरियाज में पाई जाती हैं विथ कैरेक्टरिस्टिक नेचर, वो क्रोमोसोमल टेरिटरी कहलाती हैं. अंडरस्टैंड. मेरे हिसाब से अभी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि न्यूक्लियस कैसा क्या होता है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस की इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, न्यूक्लियस का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है. मोरओवर मैंने आपको सारा टॉपिक में डिस्कस कर दिया है, और ये जो नोट्स मैंने डिस्कस किया है ये नोट्स आप खुद भी बना सकते हैं इससे देख करके. और अगर इसमें कुछ और भी जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाएँ और मुझे उसमें आप मुझे कुछ बोलेंगे, निश्चित रूप से मुझे खुशी होगी कि आपके लिए कुछ मैं और वर्किंग करके अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो वो मैं ज़रूर आपको बाद में शेयर करना पसंद करूंगा. अगर आप उसमें आपको लगता है कि ये चीज़ रह गई है या मैंने कम बोली या चीज़ कुछ छूट जाती है, राइट. तो आज के लिए धन्यवाद, यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. तो नेक्स्ट वीडियोस में भी प्लीज़ रहिएगा, और लास्ट में प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा, राइट. और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.